नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने ज्योतिष मिथक या वास्तविकता इस पर एक चर्चा प्रारंभ की है और पिछले वीडियोस में इस चर्चा के क्रम को हमने रखा और आज इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चर्चा पसंद आ रही होगी। और अगर आप लोगों के इसमें कुछ सुझाव हैं या आप लोगों के पास इससे संबंधित कुछ अगर आपके पास भी ज्ञान है तो निश्चित ही आप उसको शेयर करिए ताकि उस ज्ञान को अन्य लोग भी उसको पाकर लाभान्वित हो सकें। साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि पृथ्वी पर जीवन आइसोलेटेड नहीं होता, उसी क्रम के आज अन्य बिंदुओं को समझाने का और समझने का प्रयास करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वो पृथ्वी है और वो पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक भाग है। साथियों, इस ब्रह्मांड में अनेकों तारे हैं और उन विशाल तारों का विशाल समूह गैलेक्सी नाम से जाना जाता है। मतलब लगभग लाखों तारे, अरबों तारों का समूह गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। और हमारे ब्रह्मांड में ऐसे लाखों गैलेक्सीज हैं। उन लाखों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, और वो जो मंदाकिनी गैलेक्सी है उसी में हमारी पृथ्वी है। अब हम अपने गैलेक्सी को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ब्रह्मांड से हमारा क्या कनेक्शन है और हम किस तरह से प्रभावित होते हैं। साथियों, हमारी जो मंदाकिनी है ना, उसका एक केंद्र बिंदु है और वो जो केंद्र बिंदु है वो ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल के बारे में तो आप सभी परिचित हैं कि एक ऐसा अदृश्य भाग जहां पर कोई भी वस्तु या कोई भी किरण समा सकती है परंतु वहां से वापस नहीं आ सकती। तो हमारी मंदाकिनी, हमारी गैलेक्सी का जो केंद्र है वो ब्लैक होल है और सर्पिलाकार 3 भुजाएं हैं। केंद्र से ही एक भुजा, फिर 2 भुजा और फिर तीसरी भुजा, और ये तीनों भुजाएं एक साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही हैं। मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी में 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है और एंटी क्लॉक का मतलब 12 के बाद 11, 10 इस तरह से घूम रही है। और उसकी मध्य वाली भुजा पर सूर्य है। सूर्य मतलब एक तारा। साथियों, हमें यहाँ पे यह भी समझने का प्रयास कर लेना चाहिए कि तारे का जन्म होता है और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। चाहे वो तारा हो, कोई भी आकाशीय पिंड हो, धरती के प्राणी हो, पत्थर हो, पेड़ हो, जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश भी संभव है, निश्चित है। कब होगा ये भविष्य है परंतु होगा जरूर। तारे का जन्म होता है हमारी जो मंदाकिनी है उसके बाहर और धीरे धीरे तारा मंदाकिनी के अंदर समाहित हो जाता है। उसके अंदर गैसीय अवस्था होती है, खासतौर से हीलियम और हाइड्रोजन नामक 2 प्रमुख गैसें होती हैं। ये सभी आप इस चीज़ से परिचित हैं। संलयन की प्रक्रिया होती है और विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आगे चलकर ये जो तारा था इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे भूगोलवेत्ता सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। सुपरनोवा विस्फोट बहुत विशाल विस्फोट होता है, बहुत भयंकर आवाज के साथ होता है और उसके अंदर से जो तत्व निकलते हैं वहीं से ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हो जाता है और जो मध्य का भाग बचता है वो एक तारा हो जाता है। यानी तारा का एक परिवार बन जाता है। उसके बच्चे हो गए, ग्रह के उपग्रह हो गए। वो अपने माता पिता अर्थात अपने तारे के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ग्रह अपने शेष बचे भाग तारे के चारों तरफ और उपग्रह अपने ग्रहों के चारों तरफ। किस दिशा में? चूंकि पूरी गैलेक्सी ही एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है तो सभी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही घूमते हैं। तो वही रूप आज जो हमारे सौर परिवार में सूर्य की स्थिति है वो सुपरनोवा विस्फोट के बाद मध्य भाग है और उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये सभी जो ग्रह हैं और साथ में और भी छोटे छोटे पिंड, ये समस्त परिवार है इस
पृथ्वी का। हमारे मंदाकिनी में लाखों तारों का ऐसा ही एक परिवार होगा। ये तो बात रही एक तारे के जन्म की, और एक तारे के आगे चलकर के यही तारा अपने परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त कर लेगा और एक दिन इसी मंदाकिनी के मध्य भाग में विसर्जित हो जाएगा, अर्थात ब्लैक होल में चला जाएगा। उस दिन पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी, उस दिन शुक्र भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तारा ही नहीं बचेगा तो ऊर्जा का स्रोत ही समाप्त हो जाएगा। इन समस्त पिंडों में से, इन समस्त तारों में से ऊर्जा निकलती रहती है। अब सूर्य जो मध्य भाग में था, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, वो पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग एक 360 डिग्री एक पूरा घूमने में लगेगा। अब 360 डिग्री को अगर हम 30-30 डिग्री में विभाजित कर दें साथियों, तो 12 भाग बनेंगे, और ज्योतिष विज्ञान में यही 12 भाग 12 राशियां कहलाती हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि इत्यादि इत्यादि। और प्रत्येक राशि का एक नक्षत्र भी होता है। प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र भी आते हैं। तो अगर 2.25 नक्षत्र गुणा 12 कर दिया जाए तो 27 नक्षत्रों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ज्योतिष विज्ञान में 12 राशियां और 27 नक्षत्र हैं। और प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक राशि का जब उदय हो रहा होता है या अस्त हो रही होती है और किसी बालक का जन्म होता है, पृथ्वी पर किसी बालक का जन्म होता है, तो वो बालक पृथ्वी के किस भाग में है, उस समय कौन सी राशि उदय हुई और कौन सा नक्षत्र उदय हुआ, वही संबंधित उसकी जन्म कुंडली होती है। उसी का प्रभाव वहां से निकलने वाली किस प्रकार की उस समय ऊर्जा थी, मेष राशि, वृषभ राशि और जितनी नक्षत्र हैं 27, रोहिणी या कृतिका, ये जो 27 नक्षत्र हैं इनकी एक ऊर्जा है। प्रत्येक की ऊर्जा अलग अलग है। अस्त होगी तो ऊर्जा कम होगी और उदय होगी तो ऊर्जा ज्यादा होगी। सूर्य उदय होता है तो ऊर्जा ज्यादा होती है। सूर्य से विटामिन डी मिलती है ना, अन्य तारों से भी कुछ न कुछ मिलता होगा, और वह हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निश्चित ही डालते होंगे। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म शास्त्रों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और वृषभ राशि थी उनकी, तो वृषभ नाम से भी उनको जानते हैं। वृषभ और रोहिणी नक्षत्र, साथियों हमारे पूर्वजों ने ज्योतिष विज्ञान को समझाने के लिए अध्यात्म के नामकरणों का सहारा लिया था, आध्यात्मिक नामों का सहारा लिया था। रोहिणी नक्षत्र श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा, और रोहिणी कौन थी? राजा दक्ष की पुत्री, और अकेली नहीं थी, उनकी 27 पुत्रियां थी। 27 नक्षत्र बने ना, ये सभी बहनें थी, रोहिणी, कृतिका, अश्वनी, मूल। इन समस्त बहनों का, यानी राजा दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं का विवाह एक ही से कर दिया जिसका नाम था चंद्र। परंतु चंद्रमा रोहिणी को विशेष प्यार किया करते थे। किसी को विशेष प्यार करेंगे तो बाकी तो दुखी होंगे ना। तो बाकी की पुत्रियों ने अपने पिता से चंद्र की शिकायत की और राजा दक्ष ने क्रोध में आकर के चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। फिर चंद्रमा ने तपस्या की और शंकर भगवान को प्रकट किया, और शंकर भगवान ने कहा कि चलो तुम 15 दिन काले और 15 दिन उजले रहोगे। साथियों ये तो एक कहानी थी, आध्यात्म से जोड़ा गया, उन पिंडों को समझाने का एक तरीका था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा जब मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो पंडित जी आपके कह देते हैं ना कि मूल शांति का पाठ कराइए। इसका कारण यह है कि मूल नक्षत्र जिस समय बालक का जन्म हुआ वो पृथ्वी के जिस भाग पर था, मूल नक्षत्र बिल्कुल सीधा उस पर असर डाल रहा था। अब मूल नक्षत्र से जितना दूर होगा उसके जीवन पर उसका उतना कम या ज्यादा प्रभाव होगा, और बिल्कुल सीधा होगा तो सबसे ज्यादा प्रभाव होगा।
तो पंडित जी कहते हैं ना कि 27 कुआं, 27 अन्न, ये तमाम चीजें 27 लेकर के आइए, तो यही 27 नक्षत्र है। हर एक कहानी को, इन पिंडों को समझाने के लिए प्रयोग में लाया गया है। अतः यह ढोंग नहीं है, ये तो हमारे ज्योतिष विज्ञान को आसान और सरल भाषा में समझाने का हमारे ऋषि मुनियों का एक तरीका था, और उन्होंने इस तरीके का प्रयोग किया। अब हम कहते हैं, मान लीजिए कि किसी को नजर लग गई। अब नजर, जब हम किसी से कहते हैं कि भाई इनको नजर लग गई, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ढोंग है। नजर क्या होता है? उन्होंने मुझको देख लिया तो मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? ऊर्जा, विज्ञान कहता ना, ऊर्जा न नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, ये तो एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित होती है। तो इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर प्रत्येक वस्तु में ऊर्जा ही तो है, वो एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। हम अगर किसी को देखते हैं तो हमारी आंखों से ऊर्जा निकलती है, तो निश्चित ही वो ऊर्जा प्रभाव तो डालती होगी। महाभारत में गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी वर्षों बांध कर रखी, एक संकल्प शक्ति के साथ, तो उनकी आंखों में जो ऊर्जा इकट्ठा थी, उन्होंने दुर्योधन को वज्र का बना दिया। तो नजर क्यों नहीं लगती? उन समस्त कहानियों को कहने का, समझाने का उद्देश्य उन खगोलीय पिंडों से निकलने वाली ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने का एक माध्यम था, वो ढोंग नहीं था। उन ऋषि मुनियों, उन शिक्षकों को हमें इस वस्तु को समझाने का एक प्रयास था। तो साथियों, ये जो 12 राशियां हैं, ये तारा समूह है, ये तारा है। पृथ्वी एक राशि में एक माह रहती है, तो 12 मतलब जब पृथ्वी अपने सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है, एक तो अपनी एक्सिस पर घूमती है और एक सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो 365 दिन ले लेती है, और अपने अक्ष पर जब घूम जाती है तो 24 घंटे हो जाते हैं। अब उन 24 घंटों में जो बालक उत्पन्न हुआ, वो किस स्थिति में हुआ, किन नक्षत्रों में हुआ, किन राशियों में हुआ, उसका प्रभाव उन पर निश्चित ही पड़ना है। 365 दिन अर्थात 1 वर्ष, अर्थात 12 महीने। पृथ्वी एक राशि में 1 माह रही, तो 12 राशियां अर्थात 12 माह रही। और 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं, तो कुल नक्षत्रों की संख्या 27 हो गई। इस तरह से बनी राशियां, और इस तरह से बने राशियों के नक्षत्र। और इसमें किसी भी प्रकार का अवैज्ञानिकता नहीं है। वर्तमान भूगोलविदता और ज्योतिष को मानने वाले वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करते हैं। ये तो भूगोल का विषय है, इस चीज को तो भूगोलविदताओं ने प्रूफ किया है। तो इसमें ढोंग कहां है? इसमें तो कहीं भी ढोंग नहीं है। नक्षत्र बिल्कुल आकाश में है, और इन राशियों, इन नक्षत्रों की एक बनावट है। नक्षत्र मतलब तारों का समूह, इनकी एक बनावट है, और ये बनावट किसी व्यक्ति की हो सकती है, जैसे कन्या। ये बनावट किसी वस्तु की हो सकती है, जैसे तुला। ये बनावट किसी जानवर की भी हो सकती है, जैसे मीन। तो प्रत्येक वस्तु को, हमारे प्रत्येक राशियों को, प्रत्येक नक्षत्रों को बताने का ऋषि मुनियों का एक सहज तरीका था, जिसे वर्तमान में बहुत से लोग ढोंग कहते हैं। ये ढोंग तो था नहीं, ये तो वास्तविकता थी ना। और रही बात प्रभाव का, तो प्रभाव तो मेरा भी आप पर पड़ता है। मैं आपको किस नजरिए से देखता हूं, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। साथियों, एक छोटा सा प्रयोग, आपके आंगन में, आपके घर में आसपास अगर कोई छोटा सा पौधा हो ना, और सिर्फ आप उस पौधे को गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दें, करके देखिए प्रयोग। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाणम, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप करके देखिए, और आप देखेंगे कि आपके सोच से जो नकारात्मक ऊर्जा विकसित हुई, आपकी आंख के माध्यम से निकल करके उस पौधे पर पड़ी, और कुछ ही दिन में वो पौधा मुरझाना और धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। साथियों, क्या है, क्यों नहीं पड़ा मेरा प्रभाव आप पर? जब मेरा प्रभाव आप पर पड़ सकता है, एक वस्तु का प्रभाव मुझ पर पड़ सकता है, तो सूर्य का प्रभाव, चंद्र का प्रभाव, मूल नक्षत्र का प्रभाव, अश्वनी नक्षत्र का प्रभाव क्यों नहीं मुझ पर पड़ेगा? निश्चित पड़ता है साथियों।
किसी भी वस्तु को ढोंग कहने से पहले किसी भी मिथक को जब तक मिथक के पूर्व प्रमाण ना हो मिथक कह देना, ये तो धारा के साथ बहने जैसा हुआ। इसलिए हमें पुनः सोचने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है, और ज्योतिष इस चीज को सिद्ध करती है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति पर नजरों का प्रभाव हो सकता है, तो पिंडों से निकलने वाली ऊर्जा तो बहुत शक्तिशाली है ना। सूर्य से विटामिन डी भी मिलती है, और साथियों सूर्य से त्वचा कैंसर भी मिलता है। अल्ट्रावायलेट जैसी खतरनाक किरणें भी तो सूर्य से निकलती है ना। अब हम पृथ्वी के किस हिस्से में हैं और हम विटामिन डी ले रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज ले रहे हैं, इसका प्रभाव तो पूरे जीवन हम पर पड़ेगा ना। तो साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा को आप पसंद कर रहे होंगे, और आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई ज्ञान हो जिससे ये सिद्ध हो सके कि ज्योतिष मिथक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिकता है, तो निश्चित ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारी हिंदू सभ्यता, संस्कृति, पुराणों में लिखी हुई बातों को हम मिथक न माने। उसी चीज का अस्तित्व होता है साथियों, जिस कल्पना किसकी कर सकते हो आप, जिसका कभी न कभी अस्तित्व रहा हो। जिस तरह से विज्ञान, आज का विज्ञान अपने आप को कहता हो कि बहुत पूर्ण विकसित है, पर मैं तो कहता हूं कि आज का विज्ञान तो शैशवावस्था में भी नहीं पहुंचा अभी साथियों। हवाई जहाज पर उड़ना क्या महाभारत काल या रामायण काल में नहीं आता था? आप विचार करिएगा, रावण जिस विमान पर चला करता था उसकी जो स्पीड है ना, वो आज तक विमान हासिल नहीं कर पाए हैं, पुष्पक विमान की। अरे आज हम उड़ते हैं हवाई जहाज में, पहले का मानव तो हाथ को उठा करके उड़ जाया करता था। ये मजाक लग सकता है, हास्यपद लग सकता है, परंतु कल्पना उसी की हो सकती है जिसका कभी न कभी किसी कालखंड में अस्तित्व रहा हो साथियों। आप उस वस्तु की कल्पना कर ही नहीं सकते जिसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। आप कार की कल्पना कर सकते हो क्योंकि कार है, आप बाइक की कल्पना कर सकते हो क्योंकि बाइक है, तो कभी न कभी इसका अस्तित्व कभी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आज ही रहा हो, पर कभी न कभी रहा होगा। तो विज्ञान तो उस समय ज्यादा डेवलप था ना। आज तो परमाणु बना, उसमें तो ब्रह्मास्त्र होता था, सब कुछ खत्म। ये विज्ञान था, और हमारे ऋषि मुनि जो है उस विज्ञान को एक कहते हैं ना कोड कर देना, डिकोड करके हमारी धार्मिक पुस्तकों में चले गए, परंतु आज हम अभी इतने जागृत नहीं हो पाए कि उसको समझ पाए। अतः हमें आवश्यकता है उसको समझने की, उस ज्ञान की प्रशंसा करने की, उसकी इज्जत करने की, न कि आंख बंद करके कह देना कि बाबा जी तो ढोंग है, ज्योतिष तो ढोंग है, सब पागल थे। सब पागल नहीं थे। वो सभ्यताएं आज की सभ्यता से ज्यादा सुसंस्कृत थी, ज्यादा सभ्य थी और ज्यादा स्वस्थ थी। विज्ञान का मूल कर्तव्य मानव कल्याण होता है साथियों, और ज्योतिष ने प्रत्येक कालखंड में मानव कल्याण का ही कार्य किया है। कोई व्यक्ति बीमार है, अगर उसकी बीमारी का कारण बता के उपचार करा दिया जाए तो इसमें ढोंग कहां है? दवाइयों से कहां स्वास्थ्य मिलता है? दवाइयों से तो सिर्फ पल भर का आराम मिलता है, असर खत्म होते फिर दोबारा से दर्द थी। उस समय मेरे नक्षत्र की डिग्री क्या थी, उसका मुझ पर पड़ने वाला प्रभाव क्या था, मेरी राशि का प्रभाव क्या था, इन सभी से मेरा व्यक्तित्व निर्धारित होता है, और वही से मैं संपूर्ण जीवन में चलता हूं। हमारे अंदर जो आज स्मृति है ना, वो इस जन्म की नहीं है। ट्रिलियंस स्मृतियां हमारे शरीर के अंदर एकत्रित हैं। वो पूर्व जन्मा कितने जन्मों की ऊर्जा हमारे अंदर इकट्ठा है, उसमें से कोई एक ऊर्जा गर्भावस्था में डेवलप हो जाती है और उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। संपूर्ण जीवन में उस ऊर्जा का कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव रहता है। साथियों, ज्योतिष की ये चर्चा, ज्योतिष मिथक नहीं, ज्योतिष वास्तविकता है, ज्योतिष ढोंग नहीं, ज्योतिष विज्ञान है। आने वाले कालखंडों में ज्योतिष पर और शोध हो, और हम ज्योतिष विज्ञान को मानव कल्याण के लिए
बहुत उत्तम तरीके से प्रयुक्त कर सकें, ये बीड़ा उठाया है, एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया है। आप सभी के सहयोग का आकांक्षी हूँ, आप सभी के मार्गदर्शन का भी आकांक्षी हूँ। इसी के साथ आज की चर्चा को समापन की तरफ ले जाते हैं। पुनः अगली वीडियो में, अगली मुलाकात में एक नई चर्चा कि ज्योतिष मिथक नहीं वास्तविकता है, और साथ में साथियों राशियों और नक्षत्रों के बारे में भी कि राशियां क्या हैं, कैसे प्रभावित करती हैं, नक्षत्र का एक व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आगे की वीडियोज़ में मेरा प्रयास ये भी होगा कि मैं ज्योतिष के बारे में भी कुछ तथ्य आप लोगों को प्रस्तुत कर सकूं। अभी मेरा कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है कि मैं आप सभी को अपने, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करें कि ज्योतिष ढोंग नहीं, जीवन पर प्रभाव डालती है और इसके द्वारा अपने जीवन को उत्तम और बहुत उत्तम बनाया जा सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं साथियों। अनुमति चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।